नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, इनफैक्ट एक बड़े पेचीदा कानूनी मामले की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और आपको उसके बदले में एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती की जमीन मिलती है। अब आम समझ तो यही कहती है कि भारत में खेती की जमीन पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। करेक्ट, दैट्स द जनरल रूल। तो आप भी यही सोचकर रिलैक्स कर जाते हैं कि भाई कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर आउट ऑफ द ब्लू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आता है और आपकी पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। एग्जैक्टली यही हुआ था एन भागवती अम्मल वी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में। जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन यानी कानून की व्याख्या करने का एक मास्टर क्लास है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो आज की हमारी चर्चा का कोर क्वेश्चन ये है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 46(2) में जो शब्द है एसेट्स, क्या उसका मतलब वही है जो सेक्शन 214 में दिए गए शब्द कैपिटल एसेट्स का है? सुनने में ये बहुत टेक्निकल लग सकता है। हाँ, लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, द इम्प्लीकेशंस आर ह्यूज। What's fascinating here is ये केस सिर्फ टैक्स लॉज के बारे में नहीं है। ये लीगल लैंग्वेज की प्रिसीजन और लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब कानून बनाने वालों की असली मंशा को समझने के बारे में है। तो इस चर्चा का मिशन है सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग को डिकोड करना और ये समझना कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला शब्द एसेट्स पूरे केस का रुख बदल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे कोर्ट ने जीनस एंड स्पीशीज डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके इस कानूनी पहेली को सॉल्व किया। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। द फैक्चुअल मैट्रिक्स, ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है दो बहनों से जो MS पालकुलम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में शेयर होल्डर्स थीं। ओके। ये कंपनी साल 1964 में लिक्विडेट हो गई, मतलब इसे बंद करने की प्रोसेस शुरू हो गई। लिक्विडेशन यानी कंपनी अपनी सारी संपत्ति बेचकर कर चुकाएगी और जो बचेगा वो शेयर होल्डर्स में बंट जाएगा। राइट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। शेयर होल्डर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से मामला अदालत चला गया और फिर काफी समय बाद 22 दिसंबर 1969 को एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हुई। अच्छा। इस डिक्री के तहत ये तय हुआ कि कंपनी की प्रॉपर्टीज जिनमें ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड्स ही थीं, वो सीधे सीधे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। तो इन दोनों बहनों को जो इस केस में एपेलेंट्स हैं, उनके हिस्से में क्या आया? रिकॉर्ड्स के हिसाब से दोनों बहनों को मिलाकर टोटल 479.89 एकर्स खेती की जमीन मिली। वाओ, दैट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लैंड। इट इज। और ये सब कुछ उस अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने से पहले हुआ जो 31 मार्च 1970 को एंड हो रहा था। तो पहली नजर में तो ये एक बड़ा सीधा साधा डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। बिल्कुल, लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं। ट्रू। असली मोड़ तब आया होगा when the income tax officer entered the picture. प्रिसाइसली, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेक्शन 148 के तहत असेसमेंट को रीओपन करने का नोटिस भेज दिया और यहाँ से असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जब नोटिस आया तो अपेलेंट्स का डिफेंस क्या था? उनका पहला और सबसे ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट क्या रहा होगा? उनका आर्ग्यूमेंट बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 214 का हवाला दिया। ये सेक्शन कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करता है और उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में मौजूद एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट की परिभाषा से बाहर है, एक्सक्लूडेड है। तो उनका कहना था कि जब हमें मिली ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीगली कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लग सकता है? द केस इज अ नॉन स्टार्टर। ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल लगती है। अगर कोई चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन्स का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा। बट द असेसिंग ऑफिसर डिडंट एग्री। नॉट एट ऑल। असेसिंग ऑफिसर का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ा। उन्होंने कहा कि मैं सेक्शन 214 को देख ही नहीं रहा। अच्छा। मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 46(2) पर है और उस सेक्शन में कैपिटल एसेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां सिर्फ एसेट्स लिखा है। द स्पेसिफिक वर्डिंग, यस। ऑफिसर का तर्क था, and I quote from the judgment, Section 46(2) refers only to money received on liquidation or the market value of the assets on the date of distribution, and it was immaterial whether the asset was agricultural lands or otherwise. अच्छा, तो ऑफिसर के लिए एसेट का मतलब हर तरह का एसेट था, कैपिटल हो या नॉन कैपिटल, इट डजंट मैटर। Exactly. और इसी एक बारीक सी बात पर
पूरा केस टिका हुआ था। तो फिर मामला आगे बढ़ा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स और ट्राइब्यूनल में क्या हुआ? इनिशियली पासा पूरी तरह से एपेलेंट्स के पक्ष में था। ओके, दे गॉट रिलीफ इनिशियली। यस, CITA और इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल दोनों ने बहनों के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने एपेलेंट्स के तर्क को सही माना। इनफैक्ट ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा, ऑन अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 45, 46(2) एंड 48 इट विल बी क्लियर। मतलब ट्रिब्यूनल का मानना था कि इन सारे सेक्शंस को एक साथ हार्मोनियसली पढ़ने पर यही कंक्लूजन निकलता है कि सेक्शन 46(2) में एसेट्स का मतलब कैपिटल एसेट्स ही होना चाहिए। बिल्कुल। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो चीज जनरल प्रोविजन में कैपिटल गेन्स से एग्जेम्प्ट है, उसे एक स्पेसिफिक प्रोविजन के जरिए टैक्स के दायरे में लाना ये कानून की सही व्याख्या नहीं होगी। इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। तो अब तक तो कहानी अपेलेंट्स के हक में जा रही थी। 2 बड़ी जीत उनके पास थी। लग रहा था मामला खत्म है। बट देन केम द ट्विस्ट। Here's where it gets really interesting. मामला हाई कोर्ट पहुंचा और वहां जजों ने पूरे खेल को ही पलट दिया। यही इस केस का पिवटल टर्न था। हाई कोर्ट ने रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। और हाई कोर्ट की रीजनिंग क्या थी? हाई कोर्ट का नजरिया बहुत सख्त और साफ था। उन्होंने कहा कि सेक्शन 2(2)(14) में दी गई कैपिटल एसेट्स की परिभाषा सेक्शन 46(2) को समझने के लिए नॉट ऑफ एनी रेलेवेंस है। Not of any relevance. That's a strong statement. वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा कि इसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। और इस एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी और सुप्रीम कोर्ट में अंतिम लड़ाई की स्टेज सेट कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले आई थिंक हमें सेक्शन 46 की हिस्ट्री को समझना होगा। ये सेक्शन आया ही क्यों? बिल्कुल सही पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत समझने के लिए सेक्शन 46 का इतिहास जानना क्रूशल है। So what's the history? 1961 के एक्ट से पहले 1922 का इनकम टैक्स एक्ट चलता था, जिसमें कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन 12B था। Okay. उस सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मद्रास वी मदुराई मिल्स को लिमिटेड केस में एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी। Right, the Madurai Mills Doctrine. ये क्या कहता था? उस केस में कोर्ट ने कहा था कि जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है और शेयर होल्डर को उसके हिस्से की संपत्ति मिलती है, तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? कोर्ट की रीजनिंग बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर को जो भी मिल रहा है वो उसके शेयर होल्डिंग के अधिकार के बदले मिल रहा है। ये कोई सेल, एक्सचेंज या रिलिंक्विशमेंट नहीं है। इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। As the court put it, he receives that money in satisfaction of the right which belonged to him by virtue of his holding the shares and not by operation of any transaction which amounts to sale, exchange, relinquishment or transfer. इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडेशन पर शेयर होल्डर्स को करोड़ों की संपत्ति मिल जाती थी, बट लीगली उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा लूपहोल था जिससे सरकार को टैक्स रेवेन्यू का काफी नुकसान हो रहा था। सो पार्लियामेंट ने इस लूपहोल को बंद करने के लिए ही 1961 के नए एक्ट में सेक्शन 46 इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, ये लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट ने बहुत स्मार्टली सेक्शन 46 को ड्राफ्ट किया। सेक्शन 46(1) में तो उन्होंने मदुरई मिल्स की बात मान ली और कहा कि हाँ, कंपनी के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं है। Okay, so the company is safe? यस, लेकिन असली दाव चला गया सेक्शन 46(2) में। And what was that? सेक्शन 46(2) को स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। इसे एक इंडिपेंडेंट चार्जिंग सेक्शन के तौर पर ड्राफ्ट किया गया। Independent charging section. Can you explain that in simple terms? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो अपनी पावर किसी दूसरे सेक्शन से नहीं लेता। ये खुद में एक कंप्लीट कोड है। उसे किसी और डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ये एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है और कहता है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, मतलब लिक्विडेशन के समय, शेयर होल्डर को जो भी मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, नो मैटर व्हाट। अच्छा, तो ये एक तरह का लीगल ओवरराइड है जो सिर्फ लिक्विडेशन के केसेस पर लागू होता है। एग्जैक्टली, जैसा कि CIT v RM अमीन केस में भी कहा गया था। सेक्शन 46(2) को बनाने के 2 मकसद थे। एक, शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में लाना, और दूसरा,
उस गेन को कैलकुलेट करने का तरीका बताना। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द कोर क्वेश्चन ऑफ आवर केस। ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसेट्स और कैपिटल एसेट्स की इस डिबेट को फाइनली कैसे सॉल्व किया? अब हम इस केस के हार्ट ऑफ द जजमेंट पर आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल इंटरप्रिटेशन के एक बहुत पुराने और फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। द जीनस एंड स्पीशीज डॉक्ट्रिन? यस, द जीनस एंड स्पीशीज डॉक्ट्रिन। ये सिद्धांत एक जनरल टर्म जीनस और एक स्पेसिफिक टर्म स्पीशीज के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कैन वी यूज द व्हीकल एनालॉजी टू सिंप्लीफाई इट? जरूर। इमेजिन एक कानून है जिसका जनरल रूल कहता है सभी वाहनों या व्हीकल्स को टोल टैक्स देना होगा। यहाँ वाहन या व्हीकल एक जीनस है, एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी। ओके, ऑल व्हीकल्स। राइट। अब उसी कानून में पार्किंग परमिट्स के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है जो कहती है पार्किंग परमिट्स के लिए मोटर व्हीकल में साइकिल शामिल नहीं है। यहाँ मोटर व्हीकल एक स्पीशीज है, एक छोटी सब कैटेगरी। गॉट इट। अब एक साइकिलिस्ट टोल बूथ पर आकर ये दलील देता है कि क्योंकि पार्किंग परमिट के रूल के हिसाब से मेरी साइकिल मोटर व्हीकल नहीं है, इसलिए मैं टोल टैक्स भी नहीं दूंगा। ये दलील तो गलत होगी। क्यों? क्योंकि टोल टैक्स का नियम सभी वाहनों के लिए है, सिर्फ मोटर व्हीकल्स के लिए नहीं। साइकिल मोटर व्हीकल भले ना हो, पर वो वाहन तो है। Exactly, and that is precisely the genus and species doctrine. सुप्रीम कोर्ट ने इसी लॉजिक को इस केस में अप्लाई किया। So they said asset is the genus? And capital asset is merely a species of that genus. Wow, that clarifies it perfectly. तो agricultural land capital asset the species नहीं है, but वो asset the genus तो है। Precisely. और सेक्शन 46(2) जीनस पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही साफ शब्दों में ये बात कही, and I'm quoting, "It is not necessary to refer to a dictionary to hold that capital assets are a species of the genus assets." That's crystal clear. And they went on to clarify it further. Agricultural land would have been a capital asset, but for the exclusion from the definition of capital asset, and what is not a capital asset may yet be an asset for the purposes of section 46(2). ये तो जुडिशियल रीजनिंग का मास्टर स्ट्रोक है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट की परिभाषा से सिर्फ बाहर रखा गया है, लेकिन इससे उसकी एसेट होने की आइडेंटिटी खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल। वो एक्सक्लूजन सिर्फ सेक्शन 214 के पर्पस के लिए है, वो सेक्शन 46(2) पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 46(2) ने जानबूझकर ज़्यादा ब्रॉड टर्म एसेट्स का इस्तेमाल किया है टू कवर एवरीथिंग। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या था? The verdict was clear and decisive. कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 46(2) एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है। It's an independent charging section. इसे अपना काम करने के लिए सेक्शन 214 की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। And the final rule? The final rule as laid down in the judgment is, therefore, to the extent that a shareholder assessee receives assets, whether capital or any other, from the company in liquidation, the assessee is liable to pay tax on the market value of the assets as on the date of the distribution as provided under section 46(2). मतलब अपीलेंट्स की अपील्स को डिसमिस कर दिया गया। हाँ, उनकी अपील्स खारिज कर दी गईं। एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद उसकी मार्केट वैल्यू पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगना था। तो इस पूरी लीगल सागा का टेकअवे क्या है? मेरे लिए तो यह है कि कानून में, स्पेशली टैक्स लॉ में, हर शब्द का वजन होता है। A huge weight. पार्लियामेंट ने जानबूझकर सेक्शन 46 में कैपिटल एसेट्स की जगह एसेट शब्द का इस्तेमाल किया, एंड दैट क्वाइट लिटरली मेड ऑल द डिफरेंस। ये दिखाता है कि लीगल ड्राफ्टिंग कितनी प्रिसाइज होनी चाहिए और कोर्ट कैसे लेजिस्लेटिव इंटेंट को अनकवर करने के लिए हर शब्द को बारीकी से देखती है। It's a lesson in statutory interpretation. And it also tells us that what looks like a general exemption may not be an exemption in all situations. This raises an important question. इस फैसले से एक provocative thought ये उभरता है कि कानून में और कितनी जगहें हैं जहां हम general exceptions को एक blanket protection, एक सुरक्षा कवच मानकर चलते हैं। Is everything. And the specific always trumps the general. Something to think about.